स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 ज्योग्राफी का क्लास 9th ICSE से। तो सबसे पहले शुरुआत में इन अर्लियर डेज होता क्या था कि ये बिलीव किया जाता था कि जो हमारा अर्थ है वो अर्थ ही सेंटर है और यूनिवर्स के सारे अदर प्लैनेट्स जो है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी हेलियोसेंट्रिज्म वाला। लेकिन अब तो बहुत सारे एविडेंसेस वगैरह हमारे पास मौजूद हैं जिससे ये हमको ये पता चलता है कि अर्थ उन 8 प्लैनेट्स में से है जो सोलर सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, ये इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है अपना अर्थ, है ना। अर्थ क्या है? एक अकेला ऐसा प्लैनेट है विच सपोर्ट्स लाइफ, जिसके ऊपर जीवन है। बाकी अदर प्लैनेट्स के ऊपर कोई लाइफ नहीं है। फ्रॉम स्पेस द अर्थ लुक्स ब्लू। और ये ब्लू क्यों दिखता है? अर्थ नीला क्यों दिखता है? नीला इसलिए दिखता है क्योंकि मोर देन 70% ऑफ इट्स टोटल एरिया इज कवर्ड बाय वाटर। पानी से जो है पूरा घिरा हुआ है 70% से ज्यादा एरिया, और इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरी प्लैनेट। इसको वाटरी प्लैनेट भी बोला जाता है इसकी वजह से। अब ये देख रहे हो सन है और बाकी 8 प्लैनेट्स हैं आपके। द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। और फैमिली कौन है? ये सब इसकी फैमिली है सन की। तो जो फैमिली है सन की क्या कहलाती है? सोलर सिस्टम। The chief members of the solar system are the planets, satellites that revolve around the planet, and other celestial bodies called asteroids, comets, and meteorites. तो मेंबर्स कौन है फैमिली में सन के साथ? वो मेंबर्स, जो मेन मेंबर्स है वो प्लैनेट है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो तो भाई हटा दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट बोल के। इसके अलावा सैटेलाइट्स जैसे अपना मून है ना, अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, तो सैटेलाइट्स भी, साथ ही साथ एस्टेरॉइड्स भी, कॉमेट्स भी और मीटियोराइट्स भी, ये सब अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ये भी क्या हैं? मेन मेंबर्स हैं आपके सोलर सिस्टम के। द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जैसा कि यहां डायग्राम में दिख रहा है आपको। फर्दर देखो, ये डायग्राम थोड़ा सा जो है ना मिसमैच हो गया है। मतलब एक्सपेक्टेशन रहता है कि बिल्कुल ही गोला है, लेकिन ये बीच में ना थोड़ा बल्ज किया हुआ होना चाहिए, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा बल्ज किया हुआ होना चाहिए। और एक्सपेक्टेशन कैसा रहता है कि स्फेरिकल है अर्थ तो बिल्कुल गोल होगा, तो लेकिन एक्चुअली में ये बिल्कुल राउंड नहीं है, थोड़ा सा बल्ज किया हुआ है सेंटर में। शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप कैसा है? तो बता ही दिया, बल्ज किया हुआ मिडिल से। द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल एकदम गोला नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फ्ुटबॉल के जैसा। बल्जेस, इट बल्जेस स्लाइटली एट द सेंटर एंड इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स के ऊपर फ्लैट है थोड़ा सा, और मिडिल में कैसा है? ये बल्ज किया हुआ है, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है। बल्ज किया हुआ होना मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है। इन द ओल्डन डेज, यानी पुराने दिनों में, अर्थ वॉज कंसिडर्ड टू बी फ्लैट डिस्क। क्या माना जाता था कि अर्थ कैसा है? एक फ्लैट डिस्क है विथ स्टीप एजेस, यानी खाई है कि अर्थ के अंत तक आप पहुंच जाओ तो भाई गिर जाओगे, कहां गिरोगे मालूम ही नहीं। आर्यभट्टा, द 5th सेंचुरी इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। आर्यभट्ट जो कि 5वीं सदी के एस्ट्रोनॉमर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। एस्ट्रोनॉमर जो मतलब इनके बारे में, प्लैनेट्स वगैरह इन सब के बारे में बताता है, खगोल शास्त्री कहते हैं ना शायद उसको। और मैथमेटिशियन बिलीव्ड इन द राउंड शेप ऑफ द अर्थ। वो ये मानते थे कि जो अर्थ है वो कैसा है? वो गोल है ना, स्फेरिकल है। He said that the earth was spherical in shape and rotated on its axis. गोला तो है ही, साथ ही साथ अपनी एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट भी करता है। एंड इन 6th सेंचुरी ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस सेड द सेम थिंग। और देखो 5th सेंचुरी के बाद 6th सेंचुरी में सेम चीज ग्रीक फिलोसोफर भी कह रहे हैं
क्या कह रहे हैं कि अर्थ इज स्फेरिकल एंड इट्स रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। और आज हमारे पास कन्विंसिंग एविडेंस है, मतलब जो हमको मानने पे मजबूर कर दे दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, की अर्थ कैसा है, गोला है शेप में, राउंड है। अब देखो बारी बारी से यहां पे हम लोग प्रूफ डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन कि आखिर क्या प्रूफ है जिससे पता चलता है कि अर्थ हमारा स्फेरिकल है। पहला है यहां पे बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। अब ये बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये बेडफोर्ड लेवल कैनाल एरिया में, जो इंग्लैंड में है कैनाल एरिया, उसी में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। 3 पोल्स लिए गए और तीनों पोल्स पे मेजरमेंट लगा दी गई कि एटलीस्ट वाटर सरफेस जो है ना, वाटर सरफेस से तीनों का हाइट इक्वल होना चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे 3 मीटर लगा दिया, यहाँ भी 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर, तो मतलब पानी की सतह, हम मानते हैं ना कि भाई ओशियन सी लेवल क्यों लेते हैं, क्योंकि समंदर का जो लेवल है ना वो हर जगह पे एक है, वाटर लेवल एक जगह, हर जगह पे एक मिलता है। कभी तुमने देखा होगा मिस्त्री मजदूर वगैरह को, वो भी क्या करते हैं, पाइप लेते हैं और पाइप से ही क्या करते हैं, पानी का लेवल से दीवार नापते हैं। तो वाटर लेवल हर जगह पे सेम है। तो इसलिए क्या लिया एक्सपेरिमेंट में ये लिया गया कि 3 लंबे लंबे पोल्स लिए गए और उन पोल्स को 5-5 किलोमीटर की दूरी पे, कितना, 5-5 किलोमीटर की दूरी पे इनको प्लेस किया गया। प्लेस करने के साथ साथ ये इंश्योर किया गया कि पानी के ऊपर बराबर हिस्सा रहे, यानी कि पहला पोल पे पानी के ऊपर 3 मीटर है तो दूसरा पोल भी पानी के ऊपर 3 मीटर दिखाई दे और तीसरा पोल भी पानी के ऊपर 3 मीटर दिखाई दे। और ऐसे ही इतनी इतनी दूरी पे हमने क्या किया, गाड़ दिया, मतलब जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने गाड़ दिया इसको, पोल्स को। जब पोल्स को इन्होंने गाड़ दिया तो मिडिल वाला है तो ये भी पानी से 3 मीटर ऊपर, 3 मीटर, अरे ये 3 मीटर ना मैंने ऐसे एज्यूम किया है भाई, अब जो लेंथ उनको लेनी होगी वो लेंथ उन्होंने लिया होगा, लेकिन पानी से ऊपर सारे पोल्स का लेंथ सेम था। पानी से ऊपर जितना लेंथ इसका, पानी से ऊपर उतना ही लेंथ इसका, पानी से ऊपर उतना ही लेंथ इसका, बराबर बराबर लिया था वाटर से ऊपर। तो बीच वाला जो पोल देखा ना, वो देखा कि स्लाइटली ऊपर है और बाकी 2 नीचे हैं, ठीक है। अच्छा ये कब हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जबकि ये पोल्स कहां रखे हो, आर्क पे रखे हुए हो, आर्क टाइप में वाटर हो तो ही ना ऐसा पॉसिबल है, वरना अगर फ्लैट होगा अर्थ तो पोल कैसा होगा, चारों तरफ एक जगह से एक ही जैसा दिखाई देगा, है ना, इसकी भी हाइट सेम, इसकी भी सेम। लेकिन यहां इसकी हाइट देखने पे क्या हो रहा था, इसकी हाइट देखने पे ये डिफरेंट दिख रहा था, सामने वाला छोटा दिख रहा था, फिर बीच वाला उठा हुआ सा दिख रहा था। अच्छा ये यही नहीं रुके, इस एक्सपेरिमेंट को कई जगह पे किया गया, वहीं पे जगह बदल बदल के भी किया गया, बट एक्चुअली एवरी टाइम जो है आपका रिजल्ट सेम आ रहा था। अच्छा तो ये तो एक हो गया कि ये तभी पॉसिबल है जबकि क्या हो, अर्थ फ्लैट ना हो बल्कि राउंड शेप में हो। अब उसी से मिलता जुलता ये भी है। अब देखो इसकी आंखें यहां पे देख रही हैं, किसको देख रही हैं भाई, ये जो जहाज आ रहे हैं इसको देख रही हैं। तो जब कभी भी हम जहाज देखते हैं तो जहाज पे सबसे पहले क्या दिखाई देता है, ये आपको उसका फ्लैग वगैरह, मास्ट वगैरह, मास्ट दिखाई देता है, कह सकते हैं मास्ट दिखाई देता है। मास्ट के बाद क्या दिखाई देता है, छत दिखाई देती है यानी कि डेक दिखाई देता है, और उसके बाद पूरा जो है हल यानी कि पतवार जो होता है वो दिखाई देता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाई दिया, मास्ट, उसके बाद डेक और उसके बाद पूरी शिप दिखाई दे रही है। और ये तभी पॉसिबल है, अगर फ्लैट होता तो फ्लैट होने की वजह से इसकी जो साइटिंग है शिप की वो हर जगह से सेम होती, क्या होती, सेम होती। तो ये कैसा है, राउंड है, राउंड है तभी तो पहले मास्ट, उसके बाद डेक और उसके बाद पूरा शिप दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी एक्सपेरिमेंट्स हैं। पोल स्टार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझ में भी नहीं आता, पता नहीं क्यों जल्दी, लेकिन मैं समझाऊंगा और समझ में आएगा। पोल स्टार कैन बी सीन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से ये कहां दिखेगा आपको, 90 डिग्री पे दिख जाएगा, यहां अगर हम खड़े हैं तो। अच्छा मैं अलग से डायग्राम बना दे रहा हूं। इट लाइज इन लाइन विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ।
एक्सिस जो अर्थ का है उसी के लाइन में ये लाई करता है और इसका एंगल डिक्रीज करता है यानी कम होता जाता है टुवर्ड द इक्वेटर। मतलब जैसे जैसे कोई बंदा यहां इक्वेटर की तरफ आता जाएगा, इक्वेटर की तरफ आता जाएगा, तो जो पोल स्टार के लिए एंगल है ना, जिस एंगल से ये देख रहा है वो एंगल डिक्रीज होती जाएगी और इवन कितनी हो जाएगी कि पोल स्टार इसको सामने दिखाई देगा, यानी एंगल कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। और ये तभी हो सकता है जब आर्क हो सर्कल का। नहीं समझ में आया? पता है नहीं समझ में आया? चलो अभी डायग्राम देखो। ये फ्लैट अर्थ है, पोल स्टार बहुत ही ज्यादा दूर है, हद से ज्यादा दूर है। अगर इंफिनिटी पे है, बहुत ज्यादा दूर है, तो उधर से लाइट रेज जो आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी, पैरेलल। लाइट रेज कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। और जो लाइट रेज आ रही है हम उसी के पीछे क्या करते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं, वही इमेज दिखता है। अगर अर्थ फ्लैट होता तो यहां से भी 90 डिग्री पे दिखाई देता, यहां से भी 90 डिग्री पे दिखाई देता, यहां से भी 90 डिग्री पे ही हमारा पोल स्टार हमको दिखाई देता है ना, अगर फ्लैट अर्थ होता तो। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में पोल स्टार है ऊपर बहुत टॉप पे, देखो बहुत टॉप पे, बड़ा बना दिया मैंने यार। जब यहां से देखा जा रहा है तो ये इस एंगल पे दिख रहा है, फिर जब यहां से देखा जा रहा है तो ये इस एंगल पे दिख रहा है, फिर कोई बंदा यहां से देखे है ना, तो फिर ये पोल स्टार ऐसे दिख रहा है, फिर यहां पे देखने पे बिल्कुल पोल स्टार कहां आ गया, सामने आ गया, है ना। ये चारों लाइन इस चारों लाइन को डिनोट करती है। और ये जो एंगल डिक्रीज कर रहा है, पहले सर के ऊपर था, फिर से सामने, फिर और थोड़ा सा सामने, और फिर ये एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सामने दिखाई दे रहा है पोल स्टार इक्वेटर पे आने पे। यानी कि ये, अच्छा ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबिलिटी तभी है जब कोई आर्क पे चले। किसके ऊपर, आर्क पे। तो ये आर्क ही तो है, तो ये एंगल का डिक्रीज करना, ये डिक्रीज करना भी क्या बता रहा है कि अर्थ हमारा फ्लैट नहीं है, राउंड है शेप में। ये राउंड में ही पॉसिबल है कि जो पोल स्टार है उसका एंगल बदलता रहे। फ्लैट अर्थ के केस में एंगल पोल स्टार का नहीं बदलेगा, बहुत ऊपर है स्टार, तो मैं जैसे भी चलता जाऊंगा मुझे वो ऊपर ही अपने हेड के ऊपर मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है, आर्क पे चलते जा रहे हैं, तब हमको पहले सर के ऊपर, फिर थोड़ा सा वो आपको हल्का सा टिल्ट होने पे दिख रहा है, फिर सामने थोड़ा सा दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली फिर आपके कहां आ जा रहा है, पोल स्टार सामने आ जा रहा है। तो ये कैसे केस में पॉसिबल है, आर्क पे चल रहा हो कोई तभी पॉसिबल है। यानी कि अर्थ हमारा कैसा है, फ्लैट नहीं है, राउंड शेप में है। सैटेलाइट पिक्चर्स, कोई ऊपर गया और ऊपर से फोटो खींच के लाया। जीन बैप्टिस्ट डिलैम्बे 1749-1822 के बीच में इनका जीवन रहा। द फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर, डिस्कवर किया यानी इन्होंने खोज की। देखो इन्वेंट करना मतलब होता है कोई चीज पहले से नहीं थी उसको नया इजाद किया। डिस्कवर करना मतलब खोज करना, ऑलरेडी वो चीज एग्जिस्ट करती थी। इन्होंने डिस्कवर किया कि फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ एट द पोल, कि पोल पे कैसा है अर्थ, फ्लैटेंड है। और 20th सेंचुरी में when satellite pictures of the earth were fed into computers, सैटेलाइट से पिक्चर्स लिए गए अर्थ के और उसको डाला गया कंप्यूटर में, तो क्या निकला कि इसके शेप जो है वो फ्लैट एंड है पोल पे, और साथ ही साथ कैसा है, स्फेरिकल है हमारा पूरा अर्थ। अब तो कितना आसान हो गया है, ऊपर से टेस्ला भी जो है कोशिश कर रहा है कि लोगों को सैर कराए, किसकी, स्पेस की। इसके अलावा लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में होता क्या है कि सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो जो हमारा अर्थ है उसका शैडो फॉर्म होता है किसके ऊपर, मून के ऊपर। तो ये अलग अलग फेजेस हैं, हर फेज में अगर अर्थ हमारी फ्लैट होती तो कुछ इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से, मतलब एक तरफ डार्क होता है एक तरफ ये। लेकिन जब कभी भी हमने देखा है ना, ये इस तरीके का आया है ना, कैसा, स्फेरिकल टाइप का, बिल्कुल है ना, सीधा नहीं आ रहा है। कैसा आ रहा है, स्फेरिकल, परछाई जो पड़ रही है
वो शैडो जो फॉर्म हो रहा है वो भी कैसा है, सर्कुलर। तो इसका मतलब हमारा अर्थ भी कैसा है, सर्कुलर है। तो वो इसके बाद और भी है। अच्छा देखो क्या है, जब आप ऊंचाई पे जाते हो, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सर्कुलर हॉरिजॉन की। जो व्यू है अर्थ के सरफेस का एज सीन फ्रॉम द हाइट, आजकल देखा होगा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नहीं पता नहीं कितना था, 12,000 फीट तक ऊपर जाने वाला वो ड्रोन वगैरह आया हुआ है, उससे ज्यादा भी जा रहा है। 12,000 फीट तो आई डोंट नो हाउ मच इतना होगा, कैलकुलेट करके तो नहीं पता, मतलब किलोमीटर से तो ऊपर ही है। अब ये इतना ऊंचा जाता हुआ ड्रोन वगैरह है, तो ये ड्रोन वगैरह से देख रहे हैं, जब हम लोग वाइड एंगल में वो कैप्चर कर रहा है फोटो, तो देख रहे होगे क्या हो रहा है एक्चुअली में। उसमें देख सकते हो, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो कि जैसे जैसे हाइट पे हम चढ़ते जाते हैं, है ना, वो सर्कुलर हमको दिखाई देता है अर्थ। विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई पे पहुंचोगे सर्कुलर हॉरिजॉन भी वैसे ही वैसे क्या होता जाता है, वाइडन हो जाता है। और ये किसके केस में पॉसिबल है, ये किस केस में पॉसिबल है, ये पॉसिबल है एक सर्कल के केस में। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है, और ज्यादा दूरी तक आप देख पा रहे हो, और ज्यादा वाइडन होता जा रहा है। Had the Earth's surface been flat, the horizon would have been the same irrespective of altitude. और यही चीज अगर फ्लैट अर्थ होती, अगर अर्थ फ्लैट होती तो आप कितना भी ऊपर जाओ, जो आपको दिख रहा है वही दिखता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्कुलर है, जिसकी वजह से आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आप और ज्यादा दिख है वाइडन होता जा रहा है, वाइडन होता जा रहा है आपकी नजर, यानी कि और ज्यादा आपका हॉरिजॉन आपको और ज्यादा दिखाई दे रहा है ऊंचाई पे जाते हुए। ये किस केस में पॉसिबल है, ये पॉसिबल है एक सर्कल के केस में, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में। सनराइज और सनसेट ये भी बताता है कि अर्थ हमारा बिल्कुल फ्लैट नहीं है। देखो अगर अर्थ फ्लैट होता तो क्या होता, अगर हमारा अर्थ फ्लैट होता तो ये हमारा सन है, ठीक, तो सन की जो रोशनी है एक ही बार में हर किसी को, यहां वाले बंदे को भी दिखाई देती और यहां वाले बंदे को भी दिखाई देती, यानी दिन और रात दोनों के लिए क्या होते, एक ही टाइम पे होते, पूरे फ्लैट अर्थ पे एक बार में। क्योंकि क्या है, सन थोड़ा सा अपने से ऊपर है ना, अर्थ के ऊपर है सन, तो इसकी वजह से क्या होता है, चारों तरफ एक साथ दिन होता है, एक साथ रात होती। लेकिन जो सनराइज है ईस्ट से होता है और वेस्ट में डूब जाता है सूरज। सनराइज एंड सनसेट ऑकर एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में सनराइज होता है और सनसेट होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ रोटेट करती है किससे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, तो इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। Therefore, people in the east can see the sun earlier than those in the west. तो जो लोग ईस्ट में हैं उनको सूरज पहले दिखाई देगा than the people those who are in west. अगर अर्थ फ्लैट होती तो सनराइज और सनसेट क्या होता, एक ही टाइम पे होता, है ना। तो अर्थ हमारी कैसी है, सर्कुलर है। तो जो पोर्शन जिसके ऊपर लाइट पड़ती है वो डे में है, और जिसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही है नाइट में है। और अगर यही यहां पे इसको हटा के अगर ऐसे बना दूं, मैं फ्लैट बना दूं, अब देखो ये अर्थ अगर फ्लैट होता, ये होता है ऐसे फ्लैट अर्थ, तो देखो एक ही टाइम में सनराइज होता ना, होता कि नहीं होता, एक ही टाइम में सनराइज होता सनसेट होता। तो इसीलिए अर्थ फ्लैट नहीं है, कैसी है, सर्कुलर है। इसके अलावा सर्कमनेविगेशन, हाँ तो देखो पूरा 70% किससे घिरा हुआ है, वाटर से। तो किसी एक किनारे से शुरुआत कर दी, नाव लिए निकल लिए, हमको क्या करना है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है। और पूरी दुनिया का चक्कर लगा के पता चला कि सेम प्लेस पे पहुंचे जहां से हमने शुरुआत की थी, स्पेन में। किसकी बात कर रहा है, मैगेलियंस शिप विक्टोरिया कंप्लीट करता है पूरा राउंड इन द वर्ल्ड वॉयज इन 1522। His ship returned to the same place from where it had started. जहां से सफर की शुरुआत की थी, सफर का अंत भी वहीं पे हुआ। नो डाउट ये भी प्रूफ करता है कि जो अर्थ सरफेस है वो कैसा है, बिल्कुल राउंड है। नेक्स्ट है कि द अर्थ एज अ हेवनली बॉडी। चलो अब अर्थ से हटके बात करते हैं। अर्थ से अगर हटके देखें तो बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी स्फेरिकल है शेप में, तो फिर अर्थ अलग कैसे हो सकता है।
तो नो डाउट कि अपना अर्थ भी कैसा है, अपना अर्थ भी स्फेरिकल है शेप में, है ना, कि कंटिन्यूअस रोटेशन की वजह से स्फेरिकल है। बाकी सब तो जो अर्थ है वो भी हमारा एक मेंबर है सोलर सिस्टम का, तो इसीलिए अर्थ भी उससे अलग नहीं हो सकता। अब कुछ अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ as a planet is a spherical object in space that moves around the sun and receives light from it. एक ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, गोलाकार ऑब्जेक्ट है, देख सकते हो, जो कि सन के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है, और सन से ही इसको क्या मिलती है, रोशनी मिलती है। एक्चुअली सन इज ऑल्सो अ स्टार, जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है। जो प्लैनेट्स हैं दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, इनके पास खुद की अपनी रोशनी नहीं है, इनको रोशनी किससे मिलती है, सन से मिलती है। दे मूव अराउंड देयर स्टार्स इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, और ये एक फिक्स पाथ पे ही इसके चारों तरफ घूमेगा, और ये फिक्स पाथ ही क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। फर्दर अर्थ का शेप कैसा है, तो अर्थ एन ऑब्लेट एस्फेरॉइड, एक ऑब्लेट एस्फेरॉइड है, परफेक्ट एस्फेरॉइड नहीं है। ऐसा क्यों है? अर्थ इज सेड टू बी स्फेरिकल, कहा तो जाता है कि स्फेरिकल है, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, परफेक्ट स्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट्स डायमीटर वेरीज एट द इक्वेटर एंड एट द पोल्स, पोल्स पे जो डायमीटर है वो अलग है, और जो इक्वेटर पे डायमीटर है वो अलग है। आप देख सकते हो कि जो पोल पे डायमीटर है वो 12,714 है, जबकि इक्वेटर पे डायमीटर 12,756 किलोमीटर है ना, डायमीटर डिफर कर रहा है, और ये जो डिफरेंस है डायमीटर के अंदर इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आया? ये आया अर्थ के रोटेशन की वजह से। अर्थ रोटेट करता है एट ग्रेट स्पीड विच फॉर्म्स अ बल्ज एट द इक्वेटर एंड अ कंप्रेशन एट द पोल्स। तो यहां पे कंप्रेशन फॉर्म होता है, इसीलिए फ्लैट एंड है, और यहां पे सेंटर में कैसा हो गया है, बल्ज कर गया है, इसीलिए ये कैसा है, एक ऑब्लेट एस्फेरॉइड है। Thus the earth is said to be an oblate spheroid. The shape of the earth is also described as geoid. Geoid मतलब अर्थ के शेप जैसा, which means earth shape, है ना, geoid भी कह सकते हैं, यानी इसका खुद का अपना जैसा शेप है वैसा शेप। अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन काइंड, मालूम है पहले ही शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली में एक ये सिंगल प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ है। अभी एलियन वेलियन का तो चक्कर चल रहा है, लेकिन पता नहीं है कुछ भी, है ना। आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ, जिंदगी सिर्फ इसी पे है। Unlike other planet, it is covered with green vegetation, enormous blue-green oceans containing over millions islands, a large number of streams, river, huge land masses called continent with mountains, ice cap and desert. सिर्फ रीड नहीं करना है, समझना भी है। बाकी प्लैनेट्स की तरह हमारा प्लैनेट नहीं है। हमारे प्लैनेट पे क्या मिलेगा? वनस्पतियां मिलेंगी हरी भरी, ब्लू ग्रीन जो है आपको समंदर मिलेंगे, जिसमें आपको सैकड़ों हजारों लाखों टापू आइलैंड मिलेंगे, बहुत सारी धाराएं मिलेंगी, नदियां मिलेंगी, बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं जिनको कि कॉन्टिनेंट कहा जाता है, 7 मेन कॉन्टिनेंट हैं, और उसमें पर्वत हैं, आइस कैप्स हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं, और साथ ही साथ रेगिस्तान भी है। ये सब कुछ कहां मिल रहा है? आपको अर्थ पे मिल रहा है। Some form of life thrives virtually in every part of the earth, from the coldest part of the poles to the warmest part of the equator. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कह रहा है हर एक हिस्से में जिंदगी है, कोल्डेस्ट पार्ट से लेके हॉटेस्ट पार्ट तक में, यानी कि अंटार्कटिका में भी लाइफ है और आपका डिजर्ट एरिया में भी लाइफ है। अर्थ has certain feature that make it habitable and thus a unique planet. ये जिंदगी है, ये वनस्पतियां, ये सब कुछ है, तो आखिर क्या
कुछ वजह है और इसके पीछे जो इसको ह्यूमन काइंड के रहने के लायक बनाती है, वो सारी वजह हम बारी बारी से देखेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से जो दूरी है इसकी वो बिल्कुल परफेक्ट है। कैसे? देखो मंगल ग्रह पे भी तो जीवन खोज ही रहे हैं ना, तो ये भी थोड़ा बहुत लाई करता है किसके बीच में, हैबिटेबल जोन के बीच में ही लाई करता है, उस पे जीवन खोज रहे हैं ना हम। The earth is an optimum distance from the sun, hence it is neither too hot nor too cold. मतलब ये ऐसी दूरी पे है कि ना ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। इसके अलावा जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन, वो क्या करता है, लाइफ को पॉसिबल कर रहा है अर्थ के ऊपर। अगर ये क्लोजर होता, नजदीक होता, तो सब कुछ जल जाता। किसकी वजह से? सन के हीट की वजह से, अगर हमारा अर्थ नजदीक होता तो। और अगर हमारा अर्थ कहीं दूर होता तो कोल्डनेस की वजह से बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर होता और लाइफ पॉसिबल नहीं होती। अगर फार्दर होता फ्रॉम द सन, लाइफ वुड फ्रीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हीट, तो हीट वहां तक मिलती ही नहीं और फ्रीज कर जाता। दोनों कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं थी। टेम्परेचर की बात करें तो द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। कितने नंबर पे है? मरकरी, वेनस, अर्थ, थर्ड नंबर पे ये हमारा प्लैनेट है। और इसका एवरेज टेम्परेचर कितना है? 17 डिग्री सेल्सियस है। एवरेज टेम्परेचर कैसे नापेंगे भाई? हॉटेस्ट कोल्डेस्ट हर जगह का टेम्परेचर लेके उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको जितनी जगह का हम लोगों ने लिया है अलग अलग जगह का, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको मीन या एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा, जो कि सुइटेबल है, अच्छी है किसके लिए? एग्जिस्टेंस के लिए, कि जिंदगी वहां पे पनप सके। अगर जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, अगर वो फ्यू डिग्री से भी सिर्फ चेंज हो जाए, मेनी स्पेसीज वुड पेरिश, मतलब नस्त नाबूद हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे बहुत सारी स्पेसीज यानी प्रजातियां, जीव जंतुओं से लेके इंसानों तक की, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। एक्सट्रीम हीट या कोल्ड की वजह से, या तो कम हो सकता है टेम्परेचर या ज्यादा हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, होगा ये कि बहुत सारे स्पेसीज वगैरह क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। और अभी तुम देख ही रहे हो कि कर्नाटका में कैसा वाटर क्राइसिस चल रहा है और लद्दाख में कैसा जो है तो वहां पे वो हैबिटेबल एरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये बहुत सोचने की चीजें हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बहुत इंडिया में भी जो हिमालय के साइड में जो एरिया है वहां पे भूकंप वगैरह ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली में भी देखा कि भूकंप लास्ट टाइम में ज्यादा आ रहे हैं। तो ये सब बहुत सोचने वाले मुद्दे हैं। द अदर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दूसरे दो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, कौन कौन से? मरकरी और वेनस, आर वेरी हॉट विथ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस। अब इनके पास टेम्परेचर कितना है? मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस। अरे बर्न कर जाएगी कोई भी चीज है ना, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और जो रिमेनिंग प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, यानी बचे हुए प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, ये कैसे हैं? बिल्कुल ही ठंडे हैं, फ्रोजन है, मार्स को छोड़ के। और सरफेस टेम्परेचर कैसा है? 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। वेनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन बट इट इज हॉटर देन मरकरी। वेनस पहले नंबर पे मरकरी है, वेनस कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे, लेकिन वेनस ज्यादा हॉटर है। और वो उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में मेनली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे अपने अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हीट ट्रैप हो जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, इम्बैलेंस आ रहा है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द वेनस। हीट ट्रैप हो जाती है और हीट एस्केप नहीं कर पाती है, इसलिए ओवरऑल टेम्परेचर क्या है? बिल्कुल ज्यादा रहता है वेनस के ऊपर। इसलिए आपको भी चाहिए कि अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और जिनके घरों में ऐसा कुछ नहीं है वो टेरेस फार्मिंग की तरफ भी जा सकते हैं, पॉट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जरूरी भी है ताकि हीट को ट्रैप करके रख सके, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का होना, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड देखो कितना परसेंट है? 0.03% है। ये बुकिश लैंग्वेज है और तब की लैंग्वेज है, अभी देखना इससे ज्यादा इंक्रीज हो चुका है।
है ना। और वो किसकी वजह से, वो मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंक्रीज कर गया है। एटमॉस्फेयर, देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो कि लाइफ को पॉसिबल करता है, टेम्परेचर जो कि लाइफ को पॉसिबल रखता है, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, लेयर है, किसका, एटमॉस्फेयर का, है ना, ये लेयर है एयर का। It is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium and argon which are in less than 1%. 78% कौन है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 21% के करीब। अच्छा ये बताओ, जीने के लिए किसकी जरूरत है सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन 78 हो जाए और नाइट्रोजन कितना हो जाए, 20.9, तो क्या होगा, लाइफ और अच्छी चलेगी ना, खूब अच्छी हवा मिलेगी, हाँ, हेल्दी हो जाएंगे सब ऑक्सीजन लेके। नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन का टेस्ट ही कैसे करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अगर टेस्ट करना है तो हम लोगों को बर्निंग स्प्लिंटर या बर्निंग मैच स्टिक लेके आना होता है, और जिससे क्या पता चलता है कि वो और ज्यादा ग्लो करके अगर बर्न कर रहा है तो इसका मतलब जो गैस है वो क्या है, आपका ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन हो जाएगा बहुत ज्यादा ना, तो फिर जो फायर वगैरह कहीं लगेगी ना, वो अनकंट्रोलेबल होगी। तो इसीलिए हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। द एटमॉस्फेयर रिसीव्स हीट फ्रॉम द सन बाय सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन से एटमॉस्फेयर को हीट मिलती है, एंड लूजेस हीट बाय अर्थ रेडिएशन। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से वो क्या होता है, हीट स्केप भी करती है, जितना हीट आता है उतना हीट वापस भी जाता है, कुछ हिस्सा छोड़ के। अगर वापस ना जाए तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इन दिस वे अ बैलेंस इज मेंटेन्ड, और इस तरीके से बैलेंस मेंटेन्ड है ना। तो अर्थ ना ज्यादा गर्म रहती है जिसकी वजह से, और ना ज्यादा ठंडी। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, इट इज मेड अप ऑफ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस। कुछ गैसेस है मेनली जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कैसी गैसेस हैं, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं। भाई सबका अपना मेन रोल है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर गैसेस इंक्लूड करते हैं हीलियम और आर्गन। ओजोन भी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में अर्थ के, जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उसको कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर नहीं होता तो स्किन वगैरह हमारी क्या हो रही होती, बर्न हो रही होती। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड हेल्प टू कीप द अर्थ वार्म। ये मैंने बताया ना कि अगर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पूरा 100% हो जाएगा, मतलब दिन में रोशनी आई, धूप आया, हीट आया, और रात में अगर टोटल वापस चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका अर्थ बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा। जैसे आप रेगिस्तान के इलाकों में देखो, होता क्या है, बालू वाली जमीन है, पूरी पथरीली है, तो बालू जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा, तो दिन का टेम्परेचर 52 to 55 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और वहीं नाइट का टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो यहाँ पे कुछ हीट जो है वो एटमॉस्फेयर क्या करता है, वापस जाने से भी रोकता है। अल्ट्रावायलेट रेज आने से रुकती हैं, कुछ हीट वापस जाने से भी रुक जाती है, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन नहीं होता है और हमारी जिंदगी के लिए फेवरेबल है। अर्थ इज वाटरी प्लैनेट। एटमॉस्फेयर देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, डिस्टेंस देख लिया, अब देखो वाटर। वाटर का भी बहुत मेन रोल प्ले करता है ये जिंदगी में। अर्थ को वाटरी प्लैनेट कहते हैं, ये तो बिगनिंग में हमने देखा, क्योंकि 70% जो है पानी से घिरा हुआ है अर्थ का सरफेस, और इसी के लिए इसको वाटरी प्लैनेट कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेटिंग द क्लाइमेट एंड सरफेस कंडीशन ऑफ द अर्थ। क्या कहने का मतलब है कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से क्लाइमेट मॉडरेट रहता है और सरफेस कंडीशन अर्थ की हर जगह पे आप देखो तो एक जैसा क्लाइमेट आपको देखने को नहीं मिलता है। मौसम बदलते रहते हैं, और ये मौसमों का बदलना मेनली किसकी वजह से है, वाटर की वजह से है।
समंदर से देखो इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से बादल बना और ये बादल कहीं जो है बारिश लेके आएगा। और फिर देखो स्नो और ग्लेशियर वगैरह कहाँ फॉर्म हुआ, पहाड़ों के ऊपर, और वो धीरे धीरे पिघलते हुए नदियों के फॉर्म में नीचे आया और फिर वही नदियां गांव से शहरों से होती हुई कहाँ जाती हैं, फिर जाके समुद्र में मिल जाती हैं। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये क्लाइमेट को मॉडरेट कर रहा है। The self-regulating and self-sustaining structural and functional unit of biosphere is called the ecosystem. बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों आते हैं। तो बायोस्फीयर जो है बहुत बड़ा है, अपने में वाइड है ये, और इसका एक छोटा सा यूनिट इसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, जो कि खुद को सपोर्ट कर सके, सेल्फ सस्टेन कर सके। जैसे हम एक इकोसिस्टम जनरेट करते हैं, बनाते हैं आर्टिफिशियली उसको, एक्वेरियम। एक्वेरियम भी क्या है, एक इकोसिस्टम ही तो है, जिसमें हम कुछ पौधे वगैरह लगा देते हैं, कुछ मछलियां वगैरह डाल देते हैं, है ना, तो वो चीज। तो दिस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द सन फॉर इट्स एनर्जी। और ये सिस्टम किस पे डिपेंड करता है एनर्जी के लिए, मेन सोर्स आपका सन है। अ पॉन्ड, अ लेक, डिजर्ट, ग्रासलैंड, मीडो, फॉरेस्ट आर कॉमन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम। तो पॉन्ड के अंदर जो जिंदगी है, सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का, दैट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। देख सकते हो यहाँ पे मॉस्किटोज हैं, फ्रॉग स्पान है, वाटर स्नेल है, ये सारी चीजें हैं, वाटर बीटल वगैरह से लेके वाटर स्कॉर्पियन वगैरह तक, लीच है, टैडपोल है, ये सब ये सेल्फ सस्टेनिंग है। सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। और मेन सोर्स इनके लिए क्या है, एनर्जी का मेन सोर्स आपका सन होगा, क्योंकि सन क्या करेगा, सन के ही प्रेजेंस में ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि आपका जो ग्रीनरी दिख रही है, ये अपना फूड बनाएंगे। There is an exchange of material and energy within the ecosystem as well as between adjoining ecosystem. इकोसिस्टम के अंदर भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और इकोसिस्टम के आसपास जो एडजॉइनिंग इकोसिस्टम है उसके साथ भी क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। They are all interconnected and hence interrelated. एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, जिंदगियां इनकी एक दूसरे से है। अब ये मक्खी है, मच्छर है, ये सबको गंदे पानी में क्या मिल रहा है, पनप रहे हैं सब, और जो पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये भैया बेडक है, इनको खा के जी रहे हैं, है ना, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे के साथ इनकी जिंदगियां कैसी हैं, रिलेटेड है। द वास्ट नेटवर्क of all interconnected ecosystem constitute the biosphere. अब ये जो छोटा छोटा इकोसिस्टम है, लेक का हो गया, पॉन्ड का हो गया, चाहे आपका लिथोस्फीयर पे हो, तो ये सारा छोटा छोटा इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये फॉर्म करता है टुगेदर, एक साथ कंस्टिट्यूट करता है बायोस्फीयर को। 10 बायोस्फीयर क्या है, वो पार्ट है अर्थ के टेरेस्ट्रियल सिस्टम का, जिसमें एयर भी है, लैंड भी है और वाटर भी है। तीनों, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन विच लाइफ डेवलप एंड वेयर लाइफ प्रोसेसेस इन टर्न्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि जिसमें जिंदगी डेवलप होती है, विकसित होती है और जीवन का जो प्रोसेस है वो ट्रांसफॉर्म होता है, यानी जीवन बदलता है। इट इज द लाइफ जोन ऑफ द अर्थ, यानी कि बायोस्फीयर क्या है, लाइफ जोन है अर्थ का। तो इकोसिस्टम समझ गए होगे, एक जो है कि पार्ट है बायोस्फीयर का। वाटर फ्रॉम सीज, rivers and lakes evaporate into the atmosphere where it condenses and fall back as precipitation. Most of the water on land flows back to the ocean. है ना, क्या हो रहा है, समंदर से इवेपोरेट हो रहा है पानी, और इवेपोरेट होने के साथ साथ क्या फॉर्म हो रहा है, क्लाउड फॉर्म हो रहा है। क्लाउड फॉर्म हो रहा है, फिर कहीं पे क्या हो रहा है, ये बारिश बरस रही है, और फिर पानी झीलों में, नदियों में और उसके रास्ते से बह रहा है, और मोस्ट ऑफ द वाटर जो फॉल करता है कंडेंसेशन से, वो पानी कंडेंसेशन से फॉल करता हुआ नदियों और झीलों के रास्ते से फिर होके कहां जाता है, समंदर में मिल जाता है, और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। 10 वाटर मूव्स इन अ कंटिन्यूअस साइकिल, लगातार साइकिल। साइकिल का मतलब क्या है, ये वो अपनी वाली साइकिल नहीं, मतलब कोई ये चीज, ऐसा टास्क जो कि रिपीटेड हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है आफ्टर ए इंटरवल।
तो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर साइकिल है जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, देयर इज प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन विदाउट विच लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। तो देखो इनके बीच में आपका एक बैलेंस देखने को मिलेगा। और जब ये थोड़ा बहुत भी इम्बैलेंस होता है तो देखोगे कि कैसे अभी दुबई में देखो बाढ़ आ गई थी एक ही दिन के अंदर। तो ये बैलेंस मोड में चलता है, सेल्फ रेगुलेट करता है, लेकिन हमने छेड़छाड़ किया है इसलिए इतना इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है हम लोगों को। वाटर कैन ऑब्जॉर्ब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट विदाउट कॉजिंग मच चेंज इन इट्स टेम्परेचर। जब कभी भी मन नहीं लगता है, मैं मुगल सराय में हूं, हम लोग कहां चले जाते हैं, मॉर्निंग में गंगा किनारे, इवनिंग में 80 घाट पे, वही गंगा किनारे। और है क्या वहां पे गर्मी इतनी ज्यादा नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है भाई? दोपहर में भी वहां पे अच्छी हवा चल रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है। और वो मेनली किसकी वजह से है? क्योंकि जो धूप है वो बिल्डिंग्स वगैरह को बहुत जल्दी गर्म कर देता है, लेकिन जो वाटर है वो बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी उसमें टेम्परेचर चेंज बहुत कम आता है। इसीलिए नदियों के किनारे का, समंदर के किनारे का इलाका कैसा होता है? दिन में भी ठंडा रहता है। ड्यूरिंग द डे water bodies rapidly absorb enormous amount of heat, thus the earth remains fairly cool। समंदर इतना बड़ा है, 70% पूरा जो है आपका अर्थ वो कवर है किससे? वाटर से। तो ढेर सारी हीट आई, एब्जॉर्ब किसने कर लिया? समंदर ने, जिसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का राइज नहीं करता। At night the water bodies release vast amount of heat and they absorb during the day, which along with the other atmospheric effect keep most of the surface from freezing at night। अब रात में क्या होता है? रात में जो भी हीट इन्होंने ली थी समंदर ने, उसका बहुत सारा पार्ट ये वापस करते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर हीट मेंटेन रहता है और जो टेम्परेचर है अर्थ का वो फ्रीज होने से बचा रहता है। बट फॉर द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, फार ग्रेटर डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन वुड एग्जिस्ट। तो फॉर द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी है अर्थ के ऊपर, तो इसीलिए ये जो है ग्रेटर डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिलता अगर ये वाटर नहीं होता तो। अगर पानी नहीं होता, यहां पे ट्रिमेंडस अमाउंट में कहना यही चाहता है ये, यहाँ पे लाइन मुझे लगता है कुछ मिस हो रहा है, बट फॉर द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, फार ग्रेटर डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन वुड एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे मेनली मुझे लगता है कुछ मिस हो रहा है, यहाँ पे कोई लाइन, ये वर्ड यहाँ पे मिस हो रहा है। यहाँ पे कहना ये चाहता है, ओवरऑल जो पढ़ रहे हैं हम लोग उससे ये समझ में आता है कि अगर इतना सारा पानी नहीं होता, स्मॉल अमाउंट में होता, तो दिन और रात के टेम्परेचर में हम लोगों को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता। हो सकता है कि दिन बिल्कुल कैसा होता, एकदम बहुत ही ज्यादा हॉट होता, और रात होते होते अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल ही डाउन हो जाता। अब एक और चीज है लिथोस्फीयर। क्या क्या पढ़ा? लाइफ सपोर्ट करने में देखो डिस्टेंस फ्रॉम द सन का भी अपना रोल है, टेम्परेचर अर्थ पे उसका अपना रोल है, एटमॉस्फेयर का अपना रोल है, वाटर का अपना रोल है। अब रोल आता है किसका? लिथोस्फीयर का। अर्थ हैज अ सॉलिड क्रस्ट, जो जमीन जिस मिट्टी पे हम लोग खड़े हैं, लिथोस्फीयर। ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द रॉक, द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड। वेदरिंग ऑफ द रॉक यानी कि पत्थर वगैरह टूटते फूटते हैं, है ना, बहुत सारी प्रोसेस है, वेदरिंग पढ़ेंगे हम लोग। which provides soil layer essential for supporting plant life। और जिससे क्या होता है? सॉइल बनती है, अपर लेयर बनता है, लूज होता है वो। पत्थर क्या होते हैं? बिल्कुल कठोर होते हैं, उसमें पेड़ पौधों का लगना मुमकिन नहीं है। तो ये जो पत्थर है ये आपका क्या होते हैं? इनकी वेदरिंग होती है, ये मिट्टी में कन्वर्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है सपोर्ट करने के लिए प्लांट लाइफ को। तो सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड्स various nutrient necessary for the growth of plant। और प्लांट के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं कि वो अच्छे से ग्रो कर सके, वो कौन प्रोवाइड करता है? सॉइल प्रोवाइड करता है।
which in turn support all form of animal life directly or indirectly. और इंटर्न यानी बदले में क्या करता है, प्लांट सपोर्ट करता है पूरी की पूरी जिंदगी को जानवरों की, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम डिपेंडेंट किसके ऊपर हैं, इन प्लांट्स के ऊपर हैं। प्लांट्स ही कौन है, प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, is the narrow realm of contact and interaction between the atmosphere, lithosphere and hydrosphere। तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि एक वाइड वर्ल्ड है बायोस्फीयर। अब देखो ये एक इकोसिस्टम लैंड का हो सकता है, ये वाटर का एक इकोसिस्टम, एटमॉस्फेयर का अलग ही, तो ये तीनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑल द नेसेसिटीज, जरूरत की चीजें फॉर ऑल द स्पेसीज, सारे के सारे जीव जंतुओं के लिए लिविंग ऑन द अर्थ, जो अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। दैट इज लाइट, हीट, वाटर, फूड एंड हैबिटेट्स, एवरीथिंग हु इज प्रोवाइडिंग, बायोस्फीयर प्रोवाइड कर रहा है। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड आपको दिखेंगे। बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर इज अ थिन लेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर from the deepest ocean trench to the highest mountain peak। deepest ocean trench से लेके highest mountain peak तक ये जो लेयर है ये तकरीबन कितनी है, ये 15 किलोमीटर की है। एट द ग्राउंड लेवल, यानी जो जमीन है, ये जो ग्राउंड लेवल है इसकी बात करें तो ये 3 मीटर तक एक्सटेंड करती है डेप्थ तक बिलो, एंड इन ओशियन वाटर 200 मीटर डीप, और ओशियन वाटर में कितनी गहराई तक, 200 मीटर की गहराई तक। Where marine and fresh water life is found, जहां भी कि मैराइन एंड फ्रेश वाटर जिंदगी आपको मिलती है, यानी कि जहां पे जीव जंतु पनपते हैं और रहते हैं। विद इन द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर लाइफ इज फाउंड चीफली इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म में मिलता है, एक तो प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। इन 2 फॉर्म्स में आपको लाइफ मिलेगी बायोस्फीयर में मेनली। अब इसके बाद देखो, ये तो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं अर्थ के ऊपर। अब कुछ लाइफ गिविंग साइकिल्स देखते हैं जो कि अर्थ के अंदर चल रहे हैं। और ये अर्थ जो है ना हमारा एक क्लोज्ड इकोसिस्टम है ना, तो चीजें क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती हैं, मतलब कि एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में ही सारा कुछ है, इंटर कन्वर्जन होता रहता है बस चीजों का। तो पहला यहां पे है न्यूट्रिएंट साइकिल। ये क्या है, तो न्यूट्रिएंट साइकिल इज द सिस्टम वेयर एनर्जी एंड मैटर आर ट्रांसफर्ड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या है न्यूट्रिएंट साइकिल, इसमें ये एक ऐसी व्यवस्था है, सिस्टम है, जिसमें कि जो एनर्जी है और जो मैटर है वो ट्रांसफर हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग के बीच में और दूसरे पार्ट्स में, नॉन लिविंग पार्ट्स में इन्वायरमेंट के। जैसे यहां पे देखो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स सन की एनर्जी से क्या कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं सॉइल की मदद से। फिर इसको कंज्यूम कौन कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है हमारे एनिमल्स, हम लोग खुद भी हैं इसमें, एनिमल एंड ह्यूमन। और फिर हम जब डेड कर जाते हैं तो फिर हम किसमें मिक्स हो जाते हैं, सेप्रोट्रॉफ वगैरह के जरिए से, बैक्टीरिया फंजाई की वजह से हम फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, और दोबारा उस मिट्टी से न्यूट्रिएंट कौन ले लेता है, पेड़ पौधे लेते हैं। तो दिस ऑकर्स एज एनिमल एंड प्लांट कंज्यूम न्यूट्रिएंट फाउंड इन द सॉइल। मिट्टी से जो मिला वो पेड़ पौधों ने लिया, एंड दीज न्यूट्रिएंट आर देन रिलीज्ड बैक इनटू द एनवायरनमेंट वाया डेथ एंड डिकम्पोजिशन। जब जानवरों का या ह्यूमंस का डेथ होता है तो फिर वो न्यूट्रिएंट वापस से धरती को मिल जाते हैं। फर्दर इसके अलावा है कार्बन साइकिल। साइकिल का मतलब हमने पहले ही बता दिया कि रिपीटेड एक्शन हो रहा है ना, कंटिन्यूअसली जो चलता रहता है। तो कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल में क्या है, कार्बन साइकिल डिस्क्राइब द प्रोसेस इन विच कार्बन एटम कंटिन्यूअली ट्रेवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ एंड देन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या हो रहा है, ये वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें जो कार्बन के एटम है कंटिन्यूअली लगातार ट्रेवल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से, है ना, अर्थ के
अर्थ के एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और वापस एटमॉस्फेयर में चले जा रहे हैं, यानी एटमॉस्फेयर से कहीं और फिर वहां से वापस एटमॉस्फेयर में, इसको कहा जाता है कार्बन साइकिल। सिंस आवर प्लैनेट एंड इट्स एटमॉस्फेयर फॉर्म अ क्लोज्ड इन्वायरमेंट, यही चीज मैं बता रहा था शुरू में कि क्लोज्ड इन्वायरमेंट में है तो अमाउंट ऑफ कार्बन इन दिस सिस्टम डज नॉट चेंज, है ना, कार्बन का सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो रहा है। कार्बन का जो अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट शुरू में था वो अभी भी होगा। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है, पेड़ पौधे ले रहे हैं, और पेड़ पौधे ले रहे हैं और फिर उनसे किनके पास जा रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन जानवरों के पास जा रहा है। फिर जानवर क्या करते हैं, जैसे हम लोग भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, सांस लेते हैं तो वो रेस्पिरेशन के थ्रू फिर से इन्वायरमेंट में चला जाता है। डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह क्या करता है, फिर से मिट्टी में देता है, और फिर वहां से क्या होता है, उसके अलावा जो है रूट्स वगैरह के रेस्पिरेशन से भी क्या हो रहा है, कार्बन पेड़ों को मिल रहा है, और फिर पेड़ों से जो है कि प्लांट भी जब रेस्पायर करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी रिलीज होता है। इसके अलावा ऑटो एंड फैक्ट्री इमिशन है जो है, उससे भी क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इमिट हो रही हैं। फॉसिल फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा होता है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, तो नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायोजियोकेमिकल प्रोसेस थ्रू विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू मेनी फॉर्म्स। बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल, तीनों बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है जिससे कि नाइट्रोजन को बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग फॉर्म्स में, कंसेक्यूटिवली पास करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सॉइल, यानी एक के बाद दूसरे फॉर्म में, एटमॉस्फेयर से सॉइल में, सॉइल से ऑर्गेनिज्म के पास एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। एंड इट इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, लिग्यूमिनस प्लांट्स वगैरह आप लगाओगे, जैसे चने वगैरह का पेड़ लगाओगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वगैरह मिलेंगे आपको, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करेंगे एटमॉस्फेयर से, किसके अंदर, सॉइल के अंदर। निट्रिफिकेशन होता है, यानी कि अमोनिया का कन्वर्ट होना नाइट्रेट्स में, डीनिट्रिफिकेशन होता है, यानी नाइट्रेट्स का कन्वर्ट होना किसके अंदर, नाइट्रोजन में। डीके एंड प्यूट्रिफैक्शन, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर का सड़ना गलना। फिर इसके बाद है ऑक्सीजन साइकिल। द इंटायर साइकिल कैन बी समराइज्ड एज द ऑक्सीजन साइकिल, जो कि बिगिन करता है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पूरा साइकिल, इंटायर साइकिल जो शुरू होता है कहां से, फोटोसिंथेसिस से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में, रिलीजेस ऑक्सीजन back into the atmosphere, which humans and animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide, and again linking back to the plants। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, सनलाइट के, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, जानवर, इंसान उस ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करता है और ब्रीथ आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और अगेन फिर एनवायरनमेंट से क्या होता है, और ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो एंटायर साइकिल है ऑक्सीजन का, दिस इज ओनली कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल, जो कि आपका पेड़ों से जानवरों को मिलता है और वापस एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड फिर पेड़ पौधे लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर यहाँ पे ओवर, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।